जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? In the case of Bevington versus Dale, in the case of Bevington versus Dale, certain furs, फर पता है क्या होते हैं? फर, फर्स, certain furs were delivered to a buyer, certain furs were delivered to a buyer on approval, certain furs were delivered to the buyer on approval, on approval को underline कर लेना, on approval को underline कर लेना, certain furs were delivered to the buyer on approval, full stop, by a custom of the fur trade, by a custom of the fur trade, the goods were at the risk of the person ordering them on approval. अब इस ट्रेड का कस्टम ही यही था, इस ट्रेड का एक प्रैक्टिस था कि जो भी ऑर्डर करता है ऑन अप्रूवल उसी के रिस्क पे रहती है ये, ठीक है। कोई कोई ट्रेड होता है ना जिसपे ये चलता है कि भाई धंधे का उसूल है ये अपना, तो वो ऐसा ही था। क्या पूछ रहे हो सचिन? एक मिनट सोचने दो, तीन चार चीजें है ना, कहां से लिखा है? बाय अ कस्टम of the fur trade, by a custom of the fur trade, the goods were at the risk of the goods were at the risk of the person, the goods were at the risk of a person who ordered the goods on approval, who ordered the goods on approval, जिसने ऑर्डर किया है वो फर ऑन अप्रूवल उसके रिस्क पे रहेगा, फुल स्टॉप। They were stolen before the time of approval expired. Full stop. They were stolen before the time of approval expired. They were ordered before the time of approval expired. इसका एक एग्जाम्पल भी दूंगा अभी। They were stolen before the time of approval expired. Full stop. The loss fell upon the buyer. The loss fell upon the buyer. The loss fell upon the buyer, although the property had not yet passed to him. Although the property had not yet passed to him. इसमें वही है ऑनलाइन कपड़ों वाला एग्जाम्पल, सेल और रिटर्न बेसिस होता है ना, तो अभी तक ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं होती हमें, हम रिटर्न भी कर सकते हैं, मगर चोरी हो जाए तो कपड़े हमारे घर से। ट्रेड कस्टम है ना कि आप सेल और रिटर्न पे ले लो, लेकिन ट्रेड कस्टम क्या है, अगर कोई चीज आप तक पहुंच गई तो आपके रिस्क पे, अगर चीज का लॉस हो जाता है तो अमेजोन थोड़ी भरेगा लॉस, आपके पास थी ना। भले ही अभी आपका वो अग्रीमेंट टू सेल है, एक कंडीशनल सेल है ना, वो अभी कंडीशन आपने पूरी नहीं की। कंडीशन क्या है कि इतने दिन में रिटर्न करेंगे, हाँ टाइम लैप्स हो जाए या फिर रिटर्न कर दो, या हाँ वही होता है ना कि 7 दिन में रिटर्न करो, सेल और रिटर्न बेसिस पे। हाँ प्राइस टैग, और अगर वो चोरी हो जाए तो किसका रिस्क है? तो वही डिपेंड, डिपेंड वो पहले वाले अभी प्रोवाइजो में पढ़ा है ना हमने, घोड़े वाले में, प्रोवाइजो में। हाँ 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 हाँ, उसमें भी यही चीज है, उसमें भी यही चीज है, उसमें भी यही चीज है। उसने फर्नीचर वाला पूछा था ना, अभी वही तो चीज पूछ रहे हो आप। मोबाइल वाले में अभी सेलर के पास ही है पोजेशन, लेकिन आपने बिल बनवा लिया, पैसे दे दिए, उसने फर्नीचर वाला पूछा था ना, तो सेलर ही तो देगा नया फोन। अगर फोन जो आपने खरीदा है वो टूट गया है, खराब हो गया, भले ही ओनरशिप आपकी थी लेकिन पोजेशन तो अभी उसके पास है। तो यहाँ पे हमने प्रोवाइजो पढ़ लिया ना, डिले जिसके पास था है, हाँ जिसके पास है, उस केस में हम इसको अलग भी कर सकते हैं ना, रिस्क और पोजेशन वाली जो चीज है, रिस्क और प्रॉपर्टी को अलग अलग भी कर सकते हैं ना। जनरल रूल क्या है, रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी, लेकिन हम कुछ केसेस में से अलग भी कर सकते हैं, जो केसेस हम अभी पढ़ रहे हैं। पहला वाला हमने यही तो पढ़ा था, डिले हो गई, अगर डिलीवरी डिलेड है तो जिसके फॉल्ट की वजह से, मान लो कि मुझे फोन बेचना है और मेरे पास अभी फोन अवेलेबल नहीं है, तो फॉल्ट तो मेरा है ना, मैं अपने वेयर हाउस से मंगाऊंगा तब तुम्हें दूंगा, अब रास्ते में वो टूट गया या डिलीवरी के दौरान टूट गया तो मेरा रिस्क है, उससे थोड़ी ना वसूल करूंगा। रूल ऑफ इक्विटी भी आ जाता है ना भाई कहीं ना कहीं।
लिख लिया है ट्रेड कस्टम वाला। ऑन अप्रूवल, जैसे सेल और रिटर्न बेसिस वाला एग्जांपल कराया था कपड़ों को लेके, तो ऑन अप्रूवल मतलब कि जब आपको पसंद आएगा तब आप अप्रूव करोगे तब वो सेल बनेगी। कंडीशनल सेल है ना, अप्रूव करोगे तो, लेकिन आपके पास ही है, वो आपके रिस्क पे है। अगर चोरी हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपका रिस्क है। तो ऐसा थोड़ी बोलोगे कि अभी तो सेल हुई नहीं थी, मैं क्यों दूं इसके पैसे, या मैं क्यों उसका कॉम्पनसेशन दूं सेलर को। ऐसा नहीं है, सेलर कोई पागल थोड़ी है। इक्विटी भी रोल प्ले करता है ना हर चीज में। एक्सप्रेस एग्रीमेंट तीसरा, एक्सप्रेस एग्रीमेंट, अग्रीमेंट। घटना चक्र एक ही बुक है। घटना चक्र अच्छा उस साइड मिल नहीं रही होगी घटना चक्र आपको ना। एक दिन आप बुक्स की लिस्ट बना के ले आओ अपनी, यहीं से ले लेना मुखर्जी नगर से। घटना चक्र मिलती है ना यहाँ, यहीं मिलती है ना मेरे ख्याल से। और बुक शॉप्स पे आसपास। भाई वो फरीदाबाद की बात पूछ रही है सचिन, वहाँ कहाँ मिलेगी, मुझे क्या पता। वहाँ नहीं मिलेगी ना, तो यहीं आना पड़ेगा आपको, लिस्ट बना के ले आना बुक्स की। ऐसा है ना कि अगर आ रहे हो इतनी दूर से तो फिर वो चीज़ वसूल भी होनी चाहिए, तो बहुत सारी बुक्स लेके जाना है एक ही बार में। कैब बुक करके ले आओ, ठीक है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट तीसरा तरीका, अनलेस अदरवाइज अग्रीड वाला सीन। अगर मैं कोई और एक्सप्रेस एग्रीमेंट कर लूं तो भी मैं अलग अलग कर सकता हूं। लिखो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, रिस्क एंड प्रॉपर्टी में बी सेपरेटेड बाय एन एग्रीमेंट ऑफ द पार्टीज। रिस्क एंड प्रॉपर्टी may be separated, risk and property may be separated by the agreement of the parties. Risk and property may be separated by the agreement of the parties. Full stop. Section 40 also provides, section 40 also provides that where, section 40 also provides that where the seller agrees to deliver the goods, where the seller agrees to deliver the goods at his own risk, the seller agrees to deliver the goods at his own risk, at his own risk at a distant place. यहां भी फर्नीचर वाला एग्जाम्पल आ जाता है इसका, अनुज का, ठीक है। अब उससे रिलेट कर लेना इसको लिखते लिखते ही। वेयर द सेलर अग्रीज टू डिलीवर द गुड्स एट हिज ओन रिस्क एट अ डिस्टेंट प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर, फ्रॉम वेयर दे आर, कॉमा, unless otherwise the buyer has, where they are, the buyer has unless थोड़ी लिखवाया था, the buyer has, बस ये तो लिखवाया है। शुरू से बता देता हूँ, रिस्क एंड प्रॉपर्टी में बी सेपरेटेड बाय द अग्रीमेंट, risk and property may be separated by the agreement of the party. Section 40 also provides that where the seller agrees to deliver the goods at his own risk at a distance place from where they are, यही है ना, the buyer has, the buyer has कॉमा अनलेस अदरवाइज अग्रीड, ये इसके बाद था। अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अनलेस अदरवाइज अग्रीड टू टेक, टू टेक any risk, to take any risk of deterioration, any risk of deterioration, deterioration लिखा था ना कहीं पे, कहाँ लिखा था, deterioration in the goods
टू द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। सेक्शन 40 निकाल लो एक बार, इसके साथ पढ़नी है। सेक्शन 40, इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट। ये अलग अलग बुक आती हैं जीएस की सारी, तनु राजपूत जो आप पूछ रहे हो। हाँ सबकी सेपरेट है, हिस्ट्री, जियो, इकोनॉमिक्स। 40 पढ़ो। रिस्क वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड एट अ डिस्टेंट प्लेस। ठीक है, जहां पे दूर दूर इलाके में कहीं दूर आपको डिलीवरी करनी है तो वहां किसका रिस्क होगा? वेयर द सेलर ऑफ द गुड्स अग्रीज टू डिलीवर, जहां पे सेलर ने अग्री किया डिलीवर करने के लिए, डिलीवर देम एट हिज ओन रिस्क एट अ प्लेस अदर देन दैट वेयर दे आर when sold, the buyer shall nevertheless, unless otherwise agreed, take any risk of deterioration in the goods necessary incident to the course of transit। क्या मतलब हुआ इसका? सेक्शन 40 है आपके पास, क्या मतलब हुआ इसका? कौन कहता है? बायर। ये थोड़ी लिखा है, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, ये नहीं है इसका इंटरप्रिटेशन। सही है अनुज, आधा सही है। पूरा का पूरे का मतलब समझाओ। दो चीजें लिखी हुई हैं जोड़ के, दो सेक्शन 40 में दो पार्ट्स हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो नेवरदलेस से पहले अलग है, उसके बाद अलग है। इन दोनों पार्ट्स को जोड़ के क्या इंटरप्रिटेशन मिल रही है, वो इंटरप्रिटेशन जानना चाह रहा हूं मैं। क्या है उसका मतलब? हम्म सही बता रहे हो। इसमें लिखा है वेयर द सेलर ऑफ द गुड्स अग्रीज टू डिलीवर देम एट हिज ओन रिस्क। सेलर ने पहली बात तो अग्री किया है कि मैं अपने रिस्क पे भेजूंगा चीज। कहां पे भेजूंगा? एट अ प्लेस अदर देन वेयर देवर सोल्ड, जहां पे उन्हें बेचा है ना वहां पे नहीं, वहां से दूर डिलीवर करनी है, मुझे डिस्टेंट प्लेस पे डिलीवर करनी है, और वहां पे सेलर ने रिस्क लिया है कि मैं अपने रिस्क पे भेजूंगा। द बायर शैल नेवर द लेस अनलेस अदरवाइज अग्रीड टेक एनी रिस्क। ठीक है, तो बायर कोई भी रिस्क नहीं लेगा उन गुड्स का अगर वो रास्ते में खराब हो जाती हैं। यहां पे लिखा है नेवरदलेस अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर उसने अग्री कर लिया है, अदरवाइज अग्री मतलब अग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है आप भेजोगे दूसरी लोकेशन पे लेकिन रिस्क मेरा रहेगा, तब तो बायर का रिस्क है। लेकिन जनरल रूल क्या बोल रहा है कि सेलर का रिस्क रहेगा और बायर शैल नेवरदलेस टेक एनी रिस्क। अब ये अनलेस अदरवाइज अग्रीड हटा दो, अगर हम इसमें से ये वाला पार्ट हटा दें, अनलेस अदरवाइज अग्रीड पे फिंगर रख के पढ़ो। अगर इसको अग्री नहीं किया उसने, अनलेस अदरवाइज अग्री मतलब अग्रीमेंट किया है कोई कॉन्ट्ररी में, अगर वो अग्रीमेंट नहीं करता है तो बिना इसके पढ़ो द बायर शैल नेवरदलेस टेक एनी रिस्क ऑफ डेटेरियोरेशन इन द गुड्स। दो चीजें हैं, उसका रिस्क है लेकिन जनरल रूल है सेलर का रिस्क है। यही चीज अनुज पूछ रहा था ना अभी, फर्नीचर वाली, यही पूछ रहा था ना, यही पूछ रहे थे ना कि मैंने टेबल खरीदी फर्नीचर शॉप से, रास्ते में टूट गई, तो यही रिस्क सेलर का है, जनरल रूल। अगर तुम वहां पे बोल के आ जाओगे दुकान पे कि टूट गई तो भैया मैं ही दूंगा पैसे, तो फिर तुम्हारा रिस्क है। ठीक है ना, समझ गए इसका एग्जाम्पल भी। अब 40 से बस क्या चेंज है? पैलेस प्लेस, हाँ हाँ चेंज है। एक जगह से दूसरी जगह तो होती है डिलीवरी, सेम जगह पे डिलीवरी होगी क्या अपनी दुकान में रख देगा ले जाके? सही बताओ सचिन, क्या पूछना चाह रहे हो? ठीक से पूछो, क्लियर क्वेश्चन। पढ़ लो पहले चाहे उसे। सेक्शन 40 पढ़ रहे हो ना, पढ़ो। इस फिर बायर विशेष टू गेट इट डिलीवर्ड, हाँ हाँ कार्तिक शर्मा सही बोल रहे हो। हाँ नेवरदलेस किसी भी केस में नहीं होगा, किसी भी केस में बायर विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिस्क। तुम लोग आपस में बात क्यों करते हो यार इतनी? दूर का इलाका यार, कोई भी दूर का इलाका हो सकता है। हाँ तो यही तो मतलब है, उसमें क्या कंफ्यूजन क्या है इसमें, यही तो समझ नहीं आ रहा मुझे। डिस्टेंट प्लेस तो डिस्टेंट प्लेस है, नॉर्मल इंग्लिश ही तो लिखी है।
दुकान से दूर, अब वो कितनी भी, ये सब्जेक्टिव टर्म है यार, ये भी कितनी भी दूर हो सकती है, 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, इतना है कि डिलीवरी करवानी पड़ रही है। खत्म है टॉपिक। ट्रेड कस्टम वाला बेविंगटन वर्सेस डेल का, ये लिखवा दिया था पूरा केस मैंने। हैड नॉट येट पास टू हिम तक हो गया ये। इस केस में था कि उसको फॉर एक ट्रेड, जो भी ट्रेड के ना अपने अपने कस्टम्स होते हैं, कस्टम्स और रूल्स होते हैं। तो कोई कोई ट्रेड ऐसा होता है, जैसे इनका अमेजोन वालों का ट्रेड है कि आप अप्रूवल पे कोई चीज रखोगे अपने पास, और आप अप्रूव करोगे तो अपने पास रिटेन कर लो, अगर आप अप्रूव नहीं कर लोगे तो वापस करो, ठीक है। अब ट्रेड और कस्टम में क्या है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि ट्रेड और कस्टम से हम प्रॉपर्टी को, रिस्क को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेल कंप्लीट तो नहीं हुई, क्योंकि सेल ऑन अप्रूवल थी, कंडीशनल सेल थी। अगर आप उस कंडीशन को पूरा करोगे तभी तो सेल में बनेगी वो पूरी, तभी तो सेल एब्सोल्यूट होगी बाद में। अब एब्सोल्यूट सेल यहाँ पे नहीं हुई, कंडीशनल सेल हुई है। कंडीशनल सेल है कि अगर वो उन फर्ज को अप्रूव करेगा ना तो ही वो सेल कंप्लीट होगी, फर्ज को अगर अप्रूव करेगा तो ही वो सेल कंप्लीट होगी। यहाँ पे तो सेल कंप्लीट हुई नहीं थी, ऑन अप्रूवल सेल थी, लेकिन चीजें चोरी हो गई, तो बायर का ही तो रिस्क है। ये आप ये समझ गया ना, ये वही तो अभी बात बोल रहा था कि अगर कपड़े चोरी हो जाते हैं या कुछ हो जाता है तो वो किसका रिस्क है, हमारा रिस्क है ना ऑब्वियसली। अप्रूवल एक्सपायर्ड मतलब कपड़े मेरे पास आ गए, 7 दिन का रिटर्न है, उन 7 दिन से पहले ही चोरी हो गए, तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि अभी, मैं तो ये बोल सकता हूं ना कि अभी तो वो टाइम जो 7 दिन का था वो तो अभी निकला ही नहीं, तो अभी तो चीज तुम्हारे पास ही है ना, अभी तो एक कंडीशनल सेल ही है, अभी तो सेल बनी नहीं ना। अगर 7 दिन एक्सपायर हो जाए, या फिर मैं उस चीज को एक्सप्रेसली बोल दूं लिख के कि हाँ मैं चीज एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं वापस नहीं करूंगा, तो उन दोनों केसेस में एब्सोल्यूट हो गई सेल, अब तो ये मेरा हो गया। लेकिन अभी 7 दिन का टाइम निकला ही नहीं और उससे पहले ही चीज चोरी हो गई, तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई अभी तो 7 दिन का टाइम था और मैं ये भेज सकता था, कंडीशनल सेल थी, सेल तो बनी नहीं, तो तुम्हारी जिम्मेदारी, अपने आप पैसे भरो उसके, या नुकसान अपना खुद उठाओ। ऐसा थोड़ी होता है, नुकसान तो मुझे ही उठाना पड़ेगा, मेरे घर से चोरी हुई है ना, बिफोर द टाइम ऑफ अप्रूवल एक्सपायर्ड। अभी टाइम ऑफ अप्रूवल एक्सपायर नहीं हुआ है, अभी वो दे सकता है अप्रूवल, लेकिन पहले ही चोरी हो गई, लेकिन फिर भी बायर का ही रिस्क है यहाँ, जिसने खरीदा है सामान। हाँ, प्रोवाइजो में 2 एक्सेप्शन ही है, ये अलग से लिखवाया है, हर चीज बेयर एक्ट में थोड़ी लिखी होती है। कहाँ पे, कौन सा पॉइंट, दूसरा प्रोवाइजो, provided also that nothing in this section shall affect the duties or liabilities of either seller or buyer as bailey of the goods of the another party। बेली वाला पॉइंट ये है कि इस प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, ठीक है, इस सेक्शन में कोई भी बेली की जैसी ड्यूटी है ना उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। मान लो कि बायर या सेलर ने एज अ बेली होल्ड की हुई है, मान लो कि मैंने किसी से कोई चीज खरीदी लेकिन मैंने उसको ही दे दी संभाल के रखने के लिए कि एज अ बेली आप इस चीज को होल्ड कर लो, मेरी चीज को, और मैं आपसे ले लूंगा, तो जो मैं कॉन्ट्रैक्ट में बेलर बेली वाली चीजें उससे क्लेम कर सकता हूं, जो वहां पे मेरी रिलेशन को गवर्न कर रहा है वो वहीं पे करता रहेगा, सिर्फ सेल ऑफ गुड होने की वजह से मेरे वो वाले रिलेशन खराब नहीं होंगे। तो ये सेविंग क्लॉज है, ये सेव कर रहा है, ये सेविंग कर रहा है, ये बेली वाले रिलेशन को सेव कर रहा है। बायर सेलर का तो अलग रिलेशनशिप हो गया, ये बेली वाले को कर रहा है कि अगर एज ए बेली उसने मेरी कोई चीज होल्ड की हुई है तो वहां पे भी गवर्न हो सकता है। ये कौन सा वाला सेक्शन, सेविंग क्लॉज ऐसा थोड़ी होता है कि अप्लाई नहीं करता, सेविंग क्लॉज तो किसी और चीज को सेव करता है इसके इफेक्ट से, इसके इस सेक्शन 26 के इफेक्ट से सेव कर रहा है, सेव कर रहा है। वैशाली यादव पूछ रही है कि ये पॉइंट तो कहीं लिखा ही नहीं बेयर एक्ट में, हमने कहां से लिख दिया। क्या कंफ्यूजन है आज से लिखो, और कोई कंफ्यूजन है तुम लोगों को, क्वेश्चन में पूछ रही है वो, क्वेश्चन में कुछ कंफ्यूजन है उसे, कौन से क्वेश्चन में, तुम तो लेट आए थे, तुमने तो पूरा लिखा ही नहीं ना आंसर। हाँ क्वेश्चन, तुम्हारे क्वेश्चन नहीं मिला, ग्रुप पे नहीं हो, अरे वो सरप्राइज टेस्ट नहीं था,
वो सरप्राइज टेस्ट नहीं था, वो क्वेश्चन क्लास में ही दिया था मैंने, वो उन्होंने ग्रुप पे लिख दिया होगा, मैनेजमेंट ने जब भेजा होगा वो गलती से टाइप हो गया होगा, वो था क्वेश्चन नहीं, ऐसी असाइनमेंट टाइप था। क्वेश्चन के अंदर ये टॉपिक कर रहे हैं, टॉपिक कंप्लीट ये क्वेश्चन में ही हो गया है, ये कंफ्यूजन था इसको कि हम टॉपिक कर रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं। रेस्पेरिडोमिनो, यही तो है लिखवाया ना, दैट व्हेन यू कैन शो दैट द प्रॉपर्टी पास द रिस्क ऑफ द लॉस प्राइमा फेशा इज ऑन द पर्सन whom इन whom द प्रॉपर्टी इज। फोर्टीन करी थी ना हमने लास्ट सेक्शन। कहाँ लिखा है? हाँ लिख कर सकते हैं, वैसे तो कर सकते हैं, व्हेन वन कैन शो कर सकते हो, वन कर सकते हो, यू भी कर सकते हो। इस चीज़ के कोई नंबर नहीं काटता, डीजीएस में तो कोई नंबर नहीं काटता इस चीज़ के, उनको सिर्फ आंसर करेक्ट चाहिए आपसे। क्या लिखवाया था कल आखिरी टॉपिक? 14 में इम्प्लाइड वारंटी कर रहे थे हम। क्या आप कार्तिक शर्मा क्या पूछ रहे हो? 14 में क्या लिखा था? लास्ट केस लिखा था कोई? सेक्शन 14 का इंट्रो लिखा था। अच्छा, कल एक ज़बरदस्त गलती हो गई मुझसे, भयंकर वाली। अब मैं पछता रहा हूँ उस गलती के लिए। तुम्हारे सब्जेक्ट में नहीं हुई, अपनी पर्सनल लाइफ में यार। हिमाचल में जो फॉर्म भेजना था, सेक्शन 47 कब लिखवाया? 40 लिखवाया होगा ना? हाँ हाँ, 42 40 का रेफरेंस लिया, अभी 47 कब किया हमने यार? किया है क्या 47? हिमाचल में जो फॉर्म भेजना था वो भेजना भी है ना, एक तो भरना है, एक भेजना है। अब मैंने अभी तक भेजा तो था नहीं, अब कल जल्दी में भेजना था, रात हो गई थी, पोस्ट ऑफिस बंद हो जाते हैं। मैं गया कोरियर वाले पे, कोरियर वाले ने याद दिलाया कि भैया इसको तो सेल्फ अटेस्ट भी करना है। कह रहा है जल्दी दे दो जल्दी दे दो, और भी लोग खड़े हैं। यहीं से कर रहा था बाहर से, सेल्फ अटेस्ट में यही लिख दिया बस, सेल्फ अटेस्ट और डेट, साइन करी नहीं, और ऐसी पैक करके भेज दिया। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है साइन करना और नीचे वो करना, डेट डालना। भाई साहब मरवाओगे आप मुझे, दोबारा दोबारा भेजेंगे यार, ऐसा थोड़ी है। 13 तारीख तक जा सकता है। स्पीड पोस्ट आज शाम को भेज दूंगा ना दोबारा, 2 दिन में पहुंच जाता है। कल भेज दिया, कल वाला पहले पहुंच जाएगा। इसके साथ चिट्ठी लिख के भेज दूंगा, टू द सेक्रेटरी, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज। एरर क्या है? 5 जनवरी तक थी लास्ट डेट, बट आप जो भेज सकते हो वो मुझे नहीं पता वैशाली यादव की वो एक्सेप्ट नहीं होगी क्या? वो 13 फरवरी तक, डराओ मत। बता रही हो, पूछ रही हो? पता है मुझे, वो तो मुझे पता है 13 तक पहुंचना है। ये कह रही है वो एक्सेप्ट नहीं होगा, तो ये पूछ रही है, बता रही है। सचिन तुमने ऐसे ही बोला था आपका डीजेएस हो जाएगा, डोंट वरी, आपको मुझे दोबारा भेजना ही पड़ेगा। नहीं, फॉर्म फिलिंग की डेट कब एक्सटेंड हुई? नहीं, सिग्नेचर के साथ डेट डाल दो तो ज्यादा बेटर है। अभी नहीं कराया 47 सेलर्स लियन, लिखो 14 लिखवा रहा था ना कल, पढ़ा समझा तो दिया था। इम्प्लाइड के बारे में पढ़ाया था ना, कौन कौन सी इम्प्लाइड होती हैं। कुछ चीजें हमेशा इम्प्लाइड रहेंगी, हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो रहती हैं। हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में कुछ कंडीशंस और कुछ वारंटीज इम्प्लाइड होती हैं, जो सभी के साथ होती है, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप उसे एक्सप्रेसली रिमूव ना कर दो कॉन्ट्रैक्ट बना के। ठीक है, लिख लो। पहला वाला क्या था कि जिसके पास राइट है सिर्फ वही बेचेगा,
राइट टू सेल होना चाहिए, इस पे लिख लो। हाँ आंसर यहीं तक है, इसके आगे अब जो हम प्रीवियस क्लास में कर रहे थे वो लिख लो, जल्दी लिख लो फिर टाइम हो जाएगा। एक तो करवाई दूं। द एसेंस ऑफ सेल, द एसेंस ऑफ सेल हाँ हो जाएगा वैशाली, एक्सेप्ट हो जाएगा। द एसेंस ऑफ सेल बीइंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, द एसेंस ऑफ सेल बीइंग द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, comma, it is one of the duties of the seller to ensure, it is one of the duties of the seller to ensure, it is one of the duties of the seller to ensure that he has the right, that he has the right to sell, that he has the right to sell what he purports to sell. purports की स्पेलिंग यहां पे, what he purports to sell. नेक्स्ट पैरा में लिखना, that is why the law reads, that is why the law reads, R-E-A-D-S, that is why the law reads, law reads every into every sale, law reads into every sale, law reads into every sale the implied condition, the implied condition, the implied condition that the seller has the right to sell, that the seller has the right to sell. Subscribe for more content.